हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। और इस पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ने के बाद जो इसका पूरा कंक्लूजन होता है कि इस पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद क्या क्या चेंजेस आ गए थे फ्रेंच सोसाइटीज़ के अंदर, उन सारे टॉपिक्स को हम बात करेंगे। ये वीडियो पूरा डिटेल वीडियो है। अगर आप बुक में देखोगे कंक्लूजन तो आपको छोटा सा एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में उन्होंने एंड कर दिया है, बट इसमें मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको एक पूरा कंक्लूजन, जो रियल कंक्लूजन जिसको बोला जाता है, वो आपको समझ में आएगा। तो हम 2 पार्ट देखते जरा। देखो, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हम इसको कैसे एंड कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के पहले फ्रांस की क्या सिचुएशन थी, सोसाइटीज़ क्या थी, वो हम देखेंगे। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बाद क्या हुआ वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। इस तरीके से हम इस पूरे कंक्लूजन को समझने की कोशिश करते हैं कि सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो इसके बाद क्या चीज़ हुई। रियल कंक्लूजन तो यही होगा ना कि सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आए सोसाइटीज़ के अंदर, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले की सिचुएशन क्या थी। अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले देखें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले क्या था, जो फ्रांस की सोसाइटीज थी वो 3 स्ट्रक्चर में या 3 पार्ट्स में या 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, जिनको बोला जाता है फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ये था फ्रांस के अंदर। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, ये 3 स्टेट जो थी सोसाइटीज़ की, ये हट गए। अब फ्रांस में इस तरीके से कोई सिस्टम नहीं था कि 3 स्टेट फ्रांस के अंदर हो। सेकेंड नंबर का अगर हम सबसे बड़े चेंजेस की बात करें तो सेकेंड नंबर का चेंजेस अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा जाए तो ये था कि लोगों को अब वोटिंग राइट्स मिल गए थे। देखो जरा, पहले क्या था फ्रांस के अंदर, पहले फ्रांस के अंदर जो थे लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं था। मतलब लोगों का एक पूरा ग्रुप, जैसे हम लोगों ने देखा था स्टेट जनरल के अंदर। स्टेट जनरल के अंदर क्या होता है कि पूरा 300 लोगों का ग्रुप, रिप्रेजेंटेटिव जो थे, उन लोगों को मिला के एक वोट काउंट किया जाता था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बाद क्या हुआ, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बाद ये हुआ कि लोगों को राइट्स मिले। लिमिटेड था, हम ये मानते हैं लिमिटेड था। पहले जो है पैसिव सिटीजन को दिया गया जहाँ पे 25 ईयर एज थी। उसके बाद जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, इनके टाइम पीरियड्स के अंदर 25 जो एज लिमिट थी इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया जाता है, 21 कर दिया जाता है। ये भी चीज़ हम लोगों ने देखी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, जो थर्ड नंबर का जो चेंजेस हम लोगों को यहाँ पे दिखता है फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के कारण, वो था कि लोगों को अब इक्वलिटी और फ्रीडम मिल रहा है। देखो जरा, पहले इक्वलिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, अब ये चीज़ें मिल रही है यहाँ पे। आगे अगर हम बात करें फोर्थ नंबर पे, जो पहले जो स्पेशली जो टैक्स दिए जाते थे, जिसको बोला जाता है ताइद और ताइल, ये जो टैक्स दिए जा रहे थे पहले, चर्च को भी जो टैक्स दिया जा रहा है या नोबल्स को जो फ्यूडल ड्यूज दिया जाता था, ये भी चीज़ें हटा दी गई। मतलब पहले ये चीज़ें होती थी, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये सारी चीज़ें सोसाइटी से पूरी तरीके से हटा दी गई। ये चेंजेस हम लोगों ने देखा। इसके बाद अगर हम और स्पेशली मैं चेंजेस की बात करूँ, स्पेशली जो चेंजेस हुए थे किसके टाइम के अंदर, रोबेस्पियर के अंदर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो था, इसके टाइम के अंदर जो चेंजेस हुए थे, जहाँ पे पहले वुमेंस को एजुकेशन नहीं दिया जा रहा था, वुमेंस के लिए एजुकेशन कंपल्सरी था, लेकिन नेशनल असेंबली ने इन्हें कंप्लीट किया गया। लोगों को पूरी तरीके से, स्पेशली वुमेंस को कंपल्सरी स्कूल्स जो था, स्पेशली लड़कियों के लिए कंपल्सरी स्कूल्स लगाए गए। ये चीज़ करा इन्होंने। और अगर हम आगे चेंजेस की बात करें, पहले जो स्पेशली डिवोर्स लेना जो था वो लीगल नहीं था, अभी से लीगल कर दिया गया। और अगर हम आगे चेंजेस की बात करें, जो चेंजेस हम लोगों को फ्रेंच इस रिवॉल्यूशन के बाद देखने को मिला है, वो चेंजेस ये था कि पहले जो वुमेन्स थी स्पेशली, उनको इक्वल वेजेस भी नहीं दिए जा रहे थे। बट अब कुछ हद तक ये भी इक्वल वेजेस इनको मिलना स्टार्ट हो गए थे। अब ये बाहर जाके मार्केट में जाके जॉब कर सकते थे, वर्क कर सकते थे। तो ये भी चेंजेस हम लोगों को देखने को मिले। ये चेंजेस तो हम लोगों ने पहले देखे। नेपोलियन जो था ना, 1804 के अंदर नेपोलियन का रूल स्टार्ट होता है, और नेपोलियन ने तो इससे आगे जाके बहुत हद तक और बहुत बड़े चेंजेस कर दिए। अगर नेपोलियन की हम चेंजेस की बात करें, जो नेपोलियन ने स्पेशली चेंजेस किए गए हैं, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्लास 10th के अंदर इससे क्वेश्चन पक्का आने वाला। मतलब आप सोचो जरा, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है वो टॉपिक आपके 9th में जितना ना पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा 10th में पूछा जाएगा, और उससे एक क्वेश्चन तो 101% आता है। और उस क्वेश्चन को बोला जाता है नेपोलियनिक सिविल कोड 1804, जिसको 1804 सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। इतना इंपॉर्टेंट चेंजेस किए थे। सो नेपोलियन ने क्या चेंजेस किया था, नेपोलियन ने एक सबसे बड़ा चेंजेस ये किया था, स्पेशली बोला जाता है प्रिविलेजेस। जो प्रिविलेजेस जो बर्थ के बेसिस पे लोगों को दिए जा रहे थे, वो प्रिविलेजेस तो नेपोलियन ने पूरी तरीके से हटा दिए। कैसे प्रिविलेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का बर्थ हो जाता है किसी नोबल फैमिली के अंदर,
अब आप बात करो ना सर, एज ए ह्यूमन बीइंग किसी एक छोटे से बच्चे का बर्थ हो गया नोबल फैमिली के अंदर, तो क्या ज़मींदारी या जो कर्ज लेने का अधिकार उसका हो जाएगा क्या? नहीं। तो इस तरीके से जो बर्थ के साथ जो राइट्स मिले जा रहे थे, जो प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे, वो प्रिविलेजेस को नेपोलियन ने हटा दिया गया। सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड नंबर पे जो नेपोलियन ने एक बहुत बड़ा चेंजेस किया था वो ये क्या था कि जो सोसाइटीज़ के अंदर अगर हम बात करें स्पेशली, सो जो लॉ था, मतलब इक्वलिटी बिफोर द लॉ लेके आए, मतलब इक्वलिटी पहले रहेगी और उसके बाद लॉ की बात हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो नियम बनाए जाएंगे वो सभी के लिए सेम रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी स्पेशली स्टेटस वाले पर्सन के लिए नियम कुछ और रहे। अब सोचो जरा, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक क्राइम किया है किसी एक पर्सन ने, और क्राइम क्या किया, उसने किसी का मर्डर किया है। हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल मान रहे हैं, ठीक है, आप इसे रियल में कोई करना भी मत, बहुत गलत चीज़ है। एक क्राइम की बात कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन ने क्राइम किया है। इसमें मैं 3 चीज़ बताता हूँ। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है, अगर वो कॉमन पीपल है, तो उसको सज़ा क्या मिलेगी? उसको सज़ा डेफिनेटली जेल के द्वारा जो सिस्टम होगा वो डिसाइड करेगा। सेकेंड नंबर पे अगर वही क्राइम अगर जज ने किया है तो भी उसके लिए पनिशमेंट सेम होगा। वही क्राइम अगर किसी कंट्री के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने किया हो तो उसके लिए भी जो है सज़ा सेम होगी। मतलब क्या हुआ, नियम जो है वो सभी के लिए सेम है। दैट मीन्स कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब पहले नियम है और उसके बाद हम लोगों की बात करेंगे। मतलब नियम सभी के लिए जो बने हुए हैं वो बराबर हैं। इस तरीके से नेपोलियन ने चेंजेस किया। इसके साथ साथ नेपोलियन ने एक और सबसे बड़ा जो चेंजेस किया था वो क्या था, सिक्योर द प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ थी, उस प्रॉपर्टीज़ का जो राइट्स था वो लोगों के लिए सिक्योर कर दिया गया कि ये प्रॉपर्टीज़ अभी लोगों से बिलोंग करती है, ये इनका अधिकार है। इसके पहले तक फ्रांस के अंदर ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं थी। इसके आगे नेपोलियन ने और चेंजेस करे हैं। नेपोलियन ने और क्या चेंजेस जो किए थे जिसको बोला जा सकता है जिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुए, तो वो ये था कि नेपोलियन स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया। नेपोलियन के पहले जो लुई 16 था ना, ये राजा, आपको पता है ना, ये फिजूल खर्चा कर रहा था। ये महल बना रहा है, ये पैलेस बना रहा है, ये दूसरी की लड़ाइयों में कूद जाता है, इस तरीके से काम करता है। लेकिन नेपोलियन में रियल जो वर्क था, स्पेशली जो था ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इसको इम्प्रूव किया गया। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण बेनिफिट, स्पेशली जो लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, इनको डेफिनेटली बेनिफिट हुआ। आप सोचो जरा, अगर रोड अच्छी है, अगर यहाँ से वहाँ जाने के लिए, अगर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने के लिए अगर रास्ता बहुत अच्छा है तो लोग ईजिली जा सकते हैं, तो बिजनेस के लिए बेनिफिट है। साथ में नेपोलियन ने नेपोलियन का जो ग्रुप था, जो बड़ा रीजन था जहां इसने जिस अपने एरिया पे कैप्चर किया था, जिस एरिया पे इसने कब्जा किया था, वहां की करेंसी भी इन्होंने एक न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो नेपोलियन ने एक नई करेंसी भी इंट्रोड्यूस करी। तो नेपोलियन का जो इम्प्रूवमेंट था या जो नेपोलियन चेंजेस ला रहा था इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जो चेंजेस हुई सोसाइटीज़ के लिए बहुत हद तक इंपॉर्टेंट रहे। इसीलिए नेपोलियन को बहुत हद तक एज अ मॉडर्नाइजर के तौर पर भी माना जाता है, क्योंकि सोसाइटीज़ में इसने बहुत सारे चेंजेस करे थे। और अगर मैं आगे चेंजेस की बात करूं तो नेपोलियन ने यूनिफॉर्म लॉज करा, साथ साथ में स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट का भी चेंजेस नेपोलियन लेके आया। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट क्या होता है? तो देखो जरा, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि जो मेजरिंग यूनिट है या जो वेट करने की यूनिट है, ये सभी जगह एक जैसी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कभी मार्केट में गए होंगे कोई सब्जी परचेज करने की, स्पेशली वेजिटेबल्स या कोई फ्रूट्स लेने के लिए, तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह पे 1 kg या 500 किलोग्राम्स या 500 ग्राम्स का वेट को यूज़ किया जाता है। तो इस वेट को वो रखते हैं तौल कांटे के ऊपर और उससे जो है वो वेट निकाला जाता है। पर कुछ लोग इतने समझदार होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, वो इसकी जगह यूज़ करते हैं स्टोन्स को, पत्थर को यूज़ करते हैं। अब पत्थर से हमें कैसे पता कि ये आधा किलो का है या 250 ग्राम का या 1 किलो का है, ठीक है? तो इस तरीके से जो चीज़ें थी नेपोलियन हटा दी। नेपोलियन ने क्या करा कि सभी जगह जो रहेगा वेट को मेजर करने की यूनिट एक जैसी बनाई। मतलब अगर 1 kg अगर कोई चीज़ है तो वो ऑल ओवर दी जो नेपोलियन का एरिया है वहाँ पे सभी जगह एक ही यूनिट रहेगी। आप देखना जरा, हमारे यहाँ पे भी ना बहुत बार जब आप लोगों ने कहीं कैलकुलेट करते तो बोलते हैं बीघा से बात करते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रेडिशनल जो यूनिट थी उन यूनिट्स को बहुत हद तक सभी जगह पे नेपोलियन ने एक जैसा कर दिया था। इस तरीके से नेपोलियन ने ये भी चेंजेस करे हैं। तो कुल मिला के अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, और ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक ही लिमिटेड रहे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये आगे जाके इवन हमारी कंट्री पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हमारी कंट्री के अंदर जो ट्राई कलर फ्लैग है, जो हमारा झंडा है ना, ये झंडा भी बहुत हद तक फ्रांस से ही इंस्पायर है, क्योंकि फ्रांस
फ्रांस के अंदर क्या था, जो फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड जो फ्लैग था फ्रांस का, उसकी जगह एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये भी चीज़ हमें वहाँ से मिली। जो नेशनल असेंबली का जो कॉन्सेप्ट थी, ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही आया है। और हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट हम दिखते हैं ना, हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, जो इस तरह की सिस्टम है, ये भी बहुत हद तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आता है। तो मतलब बहुत सारे जो चेंजेस थे इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण ऑल ओवर दी वर्ल्ड में हुए। और ये जो चेंजेस जो नेपोलियन ने भी किए और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण जो हुए, ये चेंजेस क्या थे, आसपास की जो यूरोपियन कंट्रीज थी, स्पेशली अगर हम बात करें कौन सी कंट्रीज हो गई, जैसे ऑस्ट्रिया हो गई, जर्मनी हो गई, हॉलैंड हो गई, पोलैंड हो गई, रशिया हो गई, या अगर हम बात करें ब्रिटेन हो गई, इन सभी कंट्रीज में भी ये जो नेपोलियंस के द्वारा जो चेंजेस हुए, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण जो चेंजेस हो रहे थे, ये इन सभी कंट्रीज में भी जाते हैं। और इस कंट्रीज में जाने के कारण ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड होते हैं। अब आपके माइंड में एक चीज़ आएगी, सर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चेंजेस हुए तो ये कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड हो सकते हैं? आप सोचो ना जरा, उस समय अगर हम बात करें, हम 18वीं सेंचुरीज की बात करें या 19वीं सेंचुरी की बात करें, इन दोनों टाइम पीरियड के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज थी वो रूल करने वाले थे, वो ब्रिटेन रूल कर रहा था बहुत सारी कंट्री पे, और रशिया रूल कर रहा था, जो इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रांस रूल करता था, जर्मनी रूल करता है। तो इन सभी जो इनकी जो कॉलोनीज थी, इन सभी कॉलोनीज पे भी तो इनके जो थॉट्स थे, जो इनके जो चेंजेस वो इम्प्लीमेंट होते हैं, वो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके कारण ये जो चेंजेस थे ये बहुत सारी कंट्रीज में भी जाते हैं और ये बहुत सारे एरिया में भी इनके चेंजेस हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।